हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आपका स्वागत करता हूं मैं शुभम मिश्रा। और ये जो घटना चक्र की समसामयिकी चल रही थी मार्च अप्रैल महीने की, इसे लेकर के आगे चलते हैं। एक बार एक्चुअली मैं ये चीज़ें पढ़ाया हूं, बट अभी वो वीडियो मेरा स्पॉयल हो गया, तो फिर से मैं पढ़ा रहा हूं। चीज़ें थोड़ी सी तेज़ पढ़ाऊँगा और 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी। तो मैं बता रहा था इससे पहले, ब्लू पेन से कर रहा हूँ अब जो अब पढ़ाता हूँ। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। तो उस अवसर पर सुशासन सूचकांक 2020-21 लॉन्च किया गया है, जो कि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो सुशासन दिवस जो है वो 2014 से पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्मदिवस है 25 दिसंबर को। उस दिन से जो है सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे स्टार्ट किया गया है मनाना, ठीक। सुशासन सूचकांक क्या होता है? उसी पर बेस्ड एक सुशासन सूचकांक होता है, जिसमें जो भी आपके राज्य हैं, यूनियन टेरेटरीज़ हैं, उनके जो भी प्रशासन चल रहा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी स्थिति का आकलन करेगा और अब आपस में तुलना करेगा, ठीक है। और एक रूप साधन है, यानी कि यूनिफॉर्म टूल है, उनके जो भी कदम उठाए गए हैं, रिफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए। जारी कौन करता है, इसमें कौन कौन सहायता करता है? सूचकांक का जो ये इस बार का आया है 2020-21 का, उसका विकास जो है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने, उसके बाद राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी कि NCGG, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली तथा सुशासन केंद्र हैदराबाद CGG, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तकनीक से हुआ है। आगे देखते हैं कि पहली बार 2019 में जारी किया गया था। इसमें 3 श्रेणियां बांटी गई हैं, सॉरी 4 श्रेणियां बांटी गई हैं। पहले अन्य राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी, उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर को इसमें रखा गया है पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, ठीक है। केंद्र शासित की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब कहा जा रहा है कि 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में 58 संकेतकों के आधार पर एक रैंक और स्कोर की गणना की जाती है। तो पहले देखते हैं स्टेट और यूनियन टेरेटरीज जो है आपकी, उसमें क्या क्या उद्देश्य हैं। तो राज्य और यूनियन टेरेटरीज जो है उसमें प्रशासन की स्थिति को देखेंगे, पर्याप्त विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है कि उचित रणनीति बनाएंगे, किस तरह से वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो। तीसरा है कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच का विकास करेंगे, ठीक है। कि मान लीजिए कहीं पर पानी का जल जमा होता है, ठीक है, तो उसके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड की उससे छुटकारा पाया जाए लंबे समय के लिए, और एक एपिटोम या उचित उदाहरण प्रस्तुत किया जाए बाकी स्टेट और यूनियन टेरेटरीज के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक गोल और है कि जो SDG है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति अगर वो राज्य कर रहा है तो कहाँ तक प्राप्त कर चुका है उसका भी आकलन करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 10 क्षेत्र के संकेतक जो है प्रत्यक्ष रूप से SDG के क्रांतिक संकेतक के रूप में माने जाते हैं, जिसमें कृषि है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र जो इंपॉर्टेंट है 10 संकेतकों में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र, नागरिक केंद्रित शासन, जिसमें नागरिक केंद्रित शासन, और तीसरा है पर्यावरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ। न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा है, सामाजिक कल्याण और विकास है, आर्थिक शासन है, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जन सुविधा उपयोगिता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, मानव संसाधन विकास है, वाणिज्य एवं उद्योग है, ठीक है। आगे चलते हैं तो अन्य राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें भी जो महत्वपूर्ण है सेक्टर्स में, 10 सेक्टर में से, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। इसमें पहले नंबर पे आता है अन्य राज्य समूह ए में हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र, ठीक है ना। फिर अन्य राज्य समूह बी में आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मिजोरम, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। फिर आता है आपका दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप जम्मू कश्मीर को याद रखना, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में आता है, ठीक है। और आप कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में पहला पहला सबका याद रख लो कि अन्य राज्य समूह ए में आता है आंध्र प्रदेश, राज्य बी में आता है मध्य प्रदेश, और इसमें आता है जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर, ठीक। फिर इसमें आप कुछ, अगर आपके पास समय होगा तो आप चीज़ों को पढ़ लेंगे। मैं सीधे सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं उपयोगिताओं पर आता हूँ कि राज्य ए में आता है गोवा, तेलंगाना और हरियाणा, राज्य बी में आता है बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड, राज्य सी में आता है हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर, इसके अलावा कोई चीज़ याद रखने लायक नहीं है, और केंद्र शासित प्रदेशों में आता है अंडमान निकोबार, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्यावरण पर। इसमें केरल, तमिलनाडु, गुजरात जो है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर है राज्य ए में, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड है दूसरे राज्य बी में, और मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश है आपका पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों में, और दमन, दीव और चंडीगढ़ है आपका नॉर्थ ईस्ट के, मतलब यूनियन टेरेटरीज में, ठीक है। फिर आता है नागरिक केंद्रित में हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे पर। राज्य बी में आता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर आता है पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और असम, जम्मू कश्मीर यहाँ भी याद रखिएगा। फिर आता है दिल्ली आपका यूटीज़ में, नागरिक केंद्रित शासन में, ठीक है।
इस प्रकार एक संयुक्त रैंकिंग काफ़ी बड़ी सी दी हुई है। तो संयुक्त रैंकिंग में आप राज्य ए में कौन टॉप कर रहा है? गुजरात। बी में कौन टॉप कर रहा है? मध्य प्रदेश। पूर्वोत्तर में हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित में दिल्ली। सबका पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप ये पहला दूसरा मैक्सिमम आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। उतना ही याद रखिए जितना रिटेन कर पाइए, दिमाग को फालतू चीज़ों के लिए मत भरिए। आप इतना डेटा याद करने से बढ़िया है कि 2-4 इजी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। तो मैं तो बस ये कहूँगा कि आप CGI की जो GGI की जो रैंकिंग है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स की संयुक्त रैंकिंग को आप एक बार याद रखिए कि राज्य समूह ए में कौन टॉप किया, बी में कौन टॉप किया, पूर्वोत्तर राज्यों में कौन टॉप किया और पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों में कौन टॉप किया और लास्ट में यूनियन टेरिटरीज में कौन टॉप किया। एक डेटा आप बस इसका याद रखो। नेक्स्ट आता है आपका उत्तर प्रदेश की स्थिति। उत्तर प्रदेश की स्थिति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, ठीक है। तो रैंकिंग बी में 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। कृषि एवं संबद्ध सबका दिया हुआ है कि 7वें स्थान पर रहा, ठीक है। फिर कह रहा है कि मानव संसाधन विकास एवं नागरिक केंद्रित शासन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे, उत्तर प्रदेश की बढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। और वाणिज्य उद्योग की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पॉइंट मिल गया आपको, इस टॉपिक से ये चीज़ पूछी जा सकती है कि वाणिज्य एवं इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि तीसरे स्थान पर न्यायिक, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्यावरण के क्षेत्र में 4थे नंबर पर रहा, 8वें में रहा, कोई मतलब नहीं है, ये पूछ सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बी के कुल 8 राज्यों में अंतिम स्थान पर रहा, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हैशटैग लगा रहा हूँ, ठीक है। UPPCS के लिए 2 ये मैं हैशटैग लगाया, ठीक है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सार्वजनिक क्षेत्र में यूपी की रैंकिंग क्या है? आखिरी है, ठीक है, ग्रुप बी में बिलोंग करता है। और फिर वाणिज्य उद्योग में इसकी रैंकिंग कौन सी है? प्रथम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं। गोबर्धन प्लांट का लोकार्पण किया नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी को किया इंदौर में। आगे देखते हैं कि इंदौर में गोबर्धन यानी कि बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया है, जो कि विश्व में यानी कि एशिया का सबसे बड़ा आपका बायो CNG होगा। यह जो संयंत्र है वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर, गार्बेज फ्री सिटीज़ के निर्माण के, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो कचरा मुक्त शहर इसका उद्देश्य है, ठीक। कहाँ किया गया आप देख सकते हैं, कब किया गया? 19 फरवरी को किया गया। कचरे से गोबर्धन, गोबर्धन से स्वच्छ ईंधन और स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ भारतीय शहरों को स्वच्छ बनाएगा। PPP पर आधारित है, ठीक ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। फिर कह रहा है कि परियोजना को लागू करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशलाइज्ड व्हीकल SPN स्पेशलाइज्ड पर्पस व्हीकल के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया है, ठीक। उसके बाद और भी इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि संयंत्र द्वारा उत्पादित 17,000 किलोग्राम CNG के न्यूनतम 50% को IMC द्वारा इंदौर ग्रीन एनर्जी की मदद से किया गया था, तो इंदौर नगर निगम या इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा खरीद लिया जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि संयंत्र जो 17,000 किलोग्राम CNG निकालेगा उसका न्यूनतम 50%, 100 भी कर सकता है, 80 भी कर सकता है, लेकिन न्यूनतम 50% कौन खरीदेगा? तो खरीदना पड़ेगा आपका इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इस CNG का उपयोग 400 सिटी बसों के संचालन में किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। शेष को सीधे बाजार में बेच दिया जाएगा। 75 निकायों में गोबर्धन बायो संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है ना। आगामी 2 वर्षों में 75 बड़े नगरों में, नगर निकायों में किया जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या होता है, क्षमता इसकी क्या क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है। महत्व क्या है? तो शून्य लैंडफिल मॉडल है ये, ठीक है ना, इस पर कोई आधारित है, इस पर कोई अपशिष्ट नहीं पैदा होगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करेगा, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के हरित ऊर्जा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं इसको। पशुपालकों और किसानों से गोबर अन्य चीज़ें खरीद सकते हैं, वित्तीय सहायता हो जाएगी उनको। कई परिवारों को लाभ मिल जाएगा कि भाई गोबर बेच के भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। गोबर्धन में गोबर का क्या फुल फॉर्म है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज। तो मैं गोबर को भी एक बार हैशटैग मार रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गोबर। तो गोबर का फुल फॉर्म जो है, गोबर भी अब जो है बिकने वाला है, गोबर लेकर आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज, ठीक है ना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गोबर, ये याद रखिएगा, ठीक है। किसी ना किसी एग्जाम में गोबर के बारे में तो जरूर पूछ देगा, ठीक। उस समय आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या इसमें गोबर में क्या लिखना है। चलिए, इस योजना का बजट जो घोषणा किया गया था 2018-19 में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, किससे उत्पन्न करते हैं? तो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, सही बात है। पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस में परिवर्तित करते हैं, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक। तो पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट, ठीक है ना।
यहाँ पर दिया हुआ है गोवर्धन संयंत्र क्या क्या करेगा, जीएचजी उत्सर्जन में कमी कर देगा, 400 सीएनजी का संचालन कर देगा, 100 टन जैविक खाद का उत्पादन कर देगा, प्रतिदिन 17,000 किलोग्राम सीएनजी निकलेगी, इसमें 50% आपकी इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको खरीद लेगी, 550 टन कचरा भी जो है निपटान कर दिया जाएगा। स्माइल योजना क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने स्टार्ट किया है स्माइल योजना। इसका 12 फरवरी को जो है दिल्ली में लॉन्च किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है उसने किया है। स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये आपका स्माइल योजना का पूर्ण रूप है। आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, ठीक है, इसका जो हिंदी में है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। केंद्रीय सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी काम किया जाए, ठीक है ना, कल्याणकारी राज्य बनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय जो हम लोग के बीच में था LGBTQ और आपका भीख मांगने वाले जो के कार्य में संलग्न लोग जो हैं उनके लिए कल्याणकारी उपाय बनाना है। इसकी 2 उप योजना है। देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर फिर से ये इंपॉर्टेंट है कि इसका काम क्या है स्माइल योजना का। तो स्माइल योजना का ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले लोगों को स्माइल देना है, ठीक है ना, यानी कि मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल जो है उनको लिवलीहुड और एंटरप्राइज के लिए सपोर्ट करना है। इस योजना के अंतर्गत 2 जो उप योजनाएं हैं उसमें पहला क्या है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के केंद्र क्षेत्र की योजना, यानी कि उनको जो है जो पुनर्वास कराना, यानी कि फिर से उनको जो है कहीं पर बसाना, ठीक है, ठीक से। और दूसरा है भीख मांगने बेगिंग के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और जो बेचारे भीख मांगकर जीवन यापन अपने रोड पर गुजर बसर कर रहे हैं उनके लिए भी जो है घर इत्यादि कुछ मतलब उनको बसाने के लिए कुछ कर देंगे। वित्तीय सहायता क्या है, तो इस बार 21-22 में से लेकर के 25-26 तक कुल मिलाकर के 365 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 21-22 से 25-26 तक किए गए हैं, कई सारे वर्षों तक के लिए, ठीक है ना। ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी दे रहे हैं, ठीक है, 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे तो छात्रों को स्नातकोत्तर तक की छात्रवृत्ति देंगे जिससे वो अपनी जो स्नातकोत्तर यानी कि PG डिग्री है उसको कंप्लीट कर पाएँ। कौशल विकास और आजीविका के लिए हेल्प करेंगे PM दक्ष योजना के तहत, ठीक ना, PM दक्ष योजना के तहत करेंगे। PM जय यानी कि समग्र चिकित्सा देखभाल भी करेंगे। गरिमा गृह के, मेरी पेन नहीं चल रही है, आई डोंट नो व्हाई, इसे लिख रहा हूँ। गरिमा गृह के रूप में आवास देंगे, यानी कि आश्रय गृह गरिमा गृह जहाँ भोजन वस्त्र मनोरंजन सुविधाएं मनोरंजन गतिविधियाँ चिकित्सा सहायता आदि दी जाएगी, गरिमा गृह के रूप में आवास मिलेगा। तो ये भी मैं हैशटैग मार रहा हूँ, ये गरिमा गृह क्या है ये पूछ सकता है। स्माइल योजना के तहत जो है आश्रय गृह है ट्रांसजेंडर और बेगर्स को। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान, कि ट्रांसजेंडर की सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाएंगे। प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करेंगे, अपराधों का समय पर पंजीकरण करेंगे, जांच करेंगे इत्यादि। ई सेवाओं में राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन विज्ञापन इत्यादि। भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए कई सारे और फोकस है, जैसे सर्वेक्षण, पहचान, लामबंदी, बचाव, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। महत्व क्या है, महत्व ये है कि यह योजना उन अधिकारों की पहुंच को मजबूत करती है और उनका विस्तार करती है जो लक्षित समूह को आवश्यक कानूनी सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन का वादा करते हैं। यानी कि आपका 21A कहीं ना कहीं जो जीवन की मतलब जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है शायद उसको भी देता है, आपका राइट टू लाइफ देता है, ठीक है, और वो भी तो इंसान ही है, ठीक ना, ट्रांसजेंडर है फिर भीख मांगने वाले, तो उनके लिए भी जो है बहुत महत्वपूर्ण योजना है स्माइल योजना। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स या PAI पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये 1994 में स्थापित बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर पैक द्वारा विकसित किया जाता है, ठीक है ना। गैर लाभकारी मतलब नॉन प्रॉफिटेबल एक थिंक टैंक है, PAC पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया जाता है। सूचकांक 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है, ठीक। सबसे पहले कब जारी किया गया, इंपॉर्टेंट है, 2016 में जारी किया गया। नेक्स्ट आगे कहता है इसके तहत जो है प्रशासनिक प्रदर्शन गवर्नेंस परफॉर्मेंस, ठीक ना, के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 को प्रकाशित किया गया है इसको अभी, ठीक है, 6वां संस्करण है जो कि, ठीक है,
क्योंकि 2016 से किया जा रहा है, 16 में किया गया, 17 में किया गया, 18 में किया गया, 19 में किया गया, 20 में किया गया और 21 में कभी किया गया, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि प्रशासन की गुणवत्ता का आकलन इसमें भी प्रस्तुत किया जा रहा है। 3 स्तंभ है इसके, 5 विषय हैं, 14 सतत लक्ष्य हैं, SDG है, यानी कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और 43 संकेतक इंडिकेटर जो है निर्धारित किए गए हैं। तो 3 स्तंभ यहाँ पर लिखे हैं, समता, समृद्धि और सस्टेनेबिलिटी। तो मेरे हिसाब से 3 स्तंभ को आप याद कर लीजिए कि ये जो PAI अभी आपका आया हुआ है, ठीक है ना, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में, उसमें कितने स्तंभ है? समता, 3 स्तंभ है, समृद्धि और संवहनीयता, ठीक। 14 SDG लक्ष्य यहाँ पर दिए हुए हैं और 43 संकेतक दिए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। 5 विषय में विधि का शासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और अभिव्यक्ति और जवाबदेही, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक बात और बता देना चाहता हूँ, सुनिए। एग्जामिनेशन में जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ हिंट कर रहा हूँ, कुछ गाइड कर रहा हूँ, अगर आप मेरा लेक्चर पूरा देख रहे हो, ठीक, तो उसमें क्या है ना कि जज मत करिए, क्योंकि आप मिनिमम में काम चलाओ, मिनिमम आई मीन टू से ऑप्टिमम, ठीक है ना। आप जितना ऑप्टिमम में एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। किताबें बहुत पढ़ी है मार्केट में, आप जाओ परचेज़ करो और ज्ञानी हो जाओ, बट ज्ञानी होने से यार एग्ज़ाम नहीं क्रैक होता, ठीक है। मैं ये चीज़ बस एज ए मेंटर आप समझ लो, आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो मैंने भी की होंगी। तो ज्ञानी मत बनिए, आप जनरली एक ऐसा काम करिए कि जो बताया जा रहा है आप उतनी चीज़ें कर लो और टेस्ट सीरीज़ दो, ठीक है ना। आपको ऑटोमेटिकली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएंगी, और जितना मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ कि ये चीज़ें पढ़ लीजिए, ये चीज़ें पढ़ लीजिए, क्वेश्चन अगर बनेगा तो उसके इर्द गिर्द ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही बनता है कि आपकी वो चीज़ें कभी ना कभी देखी और सुनी हुई हो। ऐसा कुछ भी, जैसे ऐसे मात्र मान लीजिए 10 प्रश्न या 15 प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल से नए होते हैं, UPPCS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके सामने से गुजरी हुई हो। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि 5 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग भी जारी की गई है, जैसे स्वास्थ्य मिशन जो आपका है, NHM है, ठीक है, मध्याह्न भोजन है, MDMs है, ठीक। उसके बाद आता है समग्र शिक्षा अभियान, बाल एकीकृत बाल विकास सेवा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय मतलब मनरेगा जो होता है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारी, रोकथाम, उसके आधार पर जो है कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स भी जारी किया गया, ठीक। कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक में बड़े राज्यों में प्रथम 3 स्थान केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। परिणाम इत्यादि भी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कह रहा है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है, छोटे में सिक्किम और केंद्र शासित में पुदुचेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ओवरऑल रैंकिंग दी हुई है, आप चाहिए तो आपका टाइम है तो सारा पढ़ लीजिए। वैसे केरल इसमें दिया हुआ है। 18 बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम 5 राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, 18वें नंबर पर माइनस के स्कोर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। PI में शीर्ष 5 छोटे राज्य में सिक्किम इत्यादि कुछ चीज़ें इसमें भी दी हुई हैं। जम्मू कश्मीर आपका दूसरे नंबर पर है केंद्र शासित प्रदेशों में। मेरी पेन थोड़ी चल नहीं रही इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। निष्कर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, निष्कर्ष आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। स्किल रिपोर्ट, इंडिया स्किल रिपोर्ट जो है एक्चुअली है क्या कि 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन बनने का जो है स्वप्न देखा है, उसके लिए अग्रसर है उस मामले में, ठीक ना। बदलते परिदृश्य में जहां उद्योगों की नौकरी इत्यादि उत्पन्न हो रही है, वहीं तो कुछ अवसर समाप्त भी हो रहे हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी में आज चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की बात मानी जा रही है, जो कि मुख्यतः साइबर भौतिक प्रणालियों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नेटवर्क प्रणाली का पर आधारित होगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में आज नियोक्ताओं द्वारा कौशलपूर्ण एवं भावी मांग के अनुसार तैयार कर्मचारी को ही वरीयता दी जा रही है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इंटरनेट का ज्ञान है, स्किल्ड है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बाकी चीज़ों से जो भी नॉन-मेश हो रहा है, इनोवेटिव चीज़ें हैं, उसे स्किल्ड है, उस चीज़ें आती हैं, तो उसको ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, ठीक। कुल मिला के यही कह रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में 2014 से वार्षिक इंडिया स्किल रिपोर्ट जारी की जा रही है। कब से जारी की जा रही है? इंडिया स्किल रिपोर्ट वॉज फर्स्टली पब्लिश्ड इन 2014, सबसे पहली बार 2014 में पब्लिश हुई और उसके बाद पब्लिश होती जा रही है, ठीक है। वर्तमान परिदृश्य में क्या करा है कि 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित, 3 लाख से अधिक छात्र,
नियोक्ताओं द्वारा तैयार किया गया है इसको। क्या है ये रिपोर्ट? कह रहा है कि इंडिया स्किल रिपोर्ट दो पृथक गतिविधियों यानी कि वी बॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीयता परीक्षण, वी बॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट, डब्ल्यू नेट एवं इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे, इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे का सम्मेलन है। यानी कि डब्ल्यू नेट और IHIS, इसी का क्या है आपका समामेलन है, ठीक है ना। वी बॉक्स राष्ट्रीय नियोजनीकरण परीक्षा जहां छात्रों के मध्य रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करती है, ठीक है। वहीं इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे आगामी वर्षों में एम्प्लॉयज़ की नियोजन प्रवृत्तियों तथा प्राथमिकताओं का पुनर्मान लगाता है। इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे पीपल स्ट्रांग संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। रिपोर्ट की सहभागिता क्या है कि भाई इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 आई है, वी बॉक्स पीपल स्ट्रांग था भारतीय उद्योग संघ की एक संयुक्त पहल है। ये याद रखिएगा, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। किसने सहभागिता या संयुक्त पहल के साथ इसको लॉन्च किया? तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 जो है वी बॉक्स, पीपल स्ट्रांग तथा भारतीय उद्योग परिसंघ CII, ठीक है ना, इन तीनों लोगों ने जो है लॉन्च किया है मिल करके। और इस रिपोर्ट को तैयार करने में कौन कौन? UNDP, AICTE, MSDE, सनस्टोन एड्यूवर्सिटी, केरल तथा भारतीय द्वारा भी, विश्वविद्यालय संघ द्वारा भी सहयोग किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में 45.97% के साथ बढ़कर 2022 में 46.2% के साथ पहुंच गई है, ठीक है। मतलब बता रहा है कि सर्वाधिक नियोजन योग्य प्रतिभा जो है बीटेक वाले 55.15, MBA वाले 55.09, बी फार्मा, इस तरह से जो है एम्प्लॉयबिलिटी टैलेंट जो है पाया जाता है। पॉलिटेक्निक में 21.42, इससे ऊपर ITI है, तो ये एक देखने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए, फिर इसी प्रकार आपके कई शहर दे दिए गए हैं, ठीक है ना। रैंकिंग के अनुसार बीटेक में सर्वाधिक योग्य रोजगार पाए जा रहे हैं। शहर में दे दिया गया है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपका रोजगार मिल रहा है, फिर कर्नाटक में मिल रहा है, फिर आपका तमिलनाडु में मिल रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र को 66%। फिर इसी प्रकार उच्चतम नियोजितता वाले 5 शहर की बात की जाए तो पुणे, लखनऊ, त्रिवेंद्रम इत्यादि। लखनऊ दूसरे नंबर पर है उच्चतम शहर में, ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। पुरुष एवं महिला में पुरुष जो है वो आपका 45%, महिला जो है नियोजनीयता 51.44%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि महिलाएं ज़्यादा वर्दी हो रही हैं जॉब की, ये चीज़ ये बता रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है स्टार्ट हुई है, तो उसके अलावा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना। चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्टार्ट हुई है। पुलिस को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। राज्य सूची का विषय है पुलिस और 7वीं अनुसूची में रखा गया है इसको। सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निर्भर होती हैं, जबकि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये सशक्त शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। जबकि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये शक्तियां किसके पास होती हैं? कमिश्नर के पास होती हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर्स के पास देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थ, इसमें कुछ दिए हुए हैं, मतलब, ठीक है ना, होटल, बार लाइसेंस इत्यादि प्रकरणों में सीधी कार्यवाही करने का अधिकार होता है। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली में किसके ऊपर जो है कार्यवाही करने का अधिकार होता है, ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इसके अंतर्गत अतिरिक्त CRPC की धारा 107, 116, 144, 145 में क्रियान्वयन पुलिस कमिश्नर कर सकेंगे। वर्तमान परीक्षण में ऐसा नहीं था। परंपरागत शक्तियां जो है यहाँ पर दी हुई हैं। पुलिस कमिश्नर में क्या है? मजिस्ट्रेट की कार्यकारी शक्तियाँ ऐसे निरोधात्मक, गिरफ्तारी एवं धारा 144 का आरोपण आदि जिलाधिकारी के पास होता है। मजिस्ट्रेट की कार्यकारी शक्तियाँ पुलिस कमिश्नर में निहित हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इस व्यवस्था में SP, परंपरागत जो है उस व्यवस्था में SP DM को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट करने की बाध्यता समाप्त हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि SP जो है DM को रिपोर्ट करे। प्रशासन की दोहरी व्यवस्था होती है, जो पुरानी परंपरागत व्यवस्था है,
जबकि कमिश्नरी व्यवस्था में क्या होती है, प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के स्थान पर एक प्रशासन एक नियंत्रण व्यवस्था लागू होती है। गड़बड़ी की दशा में एक दूसरे को दोषारोपण की प्रवृत्ति होती है, जो पुरानी प्रवृत्ति है उसमें। इसमें क्या, कमिश्नर के पास पूर्ण उत्तरदायित्व होता है, जिससे एक दूसरे को दोषारोपण की संभावना क्षीण हो जाती है। ठीक है। निर्णय में देरी होती है, निर्णय तो तुरंत फटाक से हो जाता है ऑन स्पॉट, किसी से पूछना ही नहीं है। ठीक है, कमिश्नर गया निर्णय कर दिया। प्रशासन एवं पुलिस में समन्वय होता है, इससे गलत निर्णय होने की संभावना कम होती है। इसमें जो है तीव्र अकस्मात निर्णय होता है, वही फैसला ऑन द स्पॉट, धाए धुरुस, खत्म हो गया मामला। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि जिस व्यक्ति जो उस पद पर है उससे उस पद की गरिमा को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत पेशेंस के साथ निर्णय लेना पड़ेगा। तो कमिश्नरी का ये एक आपका घाटा है। बाकी यहाँ पर कुछ कहानी दी हुई है, आप देख ले सकते हैं। ठीक है। इनके अनुसार कलकत्ता पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सर्वप्रथम कलकत्ता में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत हुई थी। कहाँ कहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ में है, गौतम बुद्ध में है, वाराणसी और कानपुर में। ठीक। पहली हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना एनटीपीसी के थ्रू लॉन्च हुई है। इसे और इसके आगे के लेक्चर्स को हम लोग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कल देखेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।